हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई ने बैंकों के उच्च ऋण जमा अनुपात यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर चिंता प्रकट की है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें बताया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को ऋण वृद्धि दर और जमा वृद्धि दर के बीच अंतर को पाटने तथा ऋण जमा अनुपात को कम करने की सलाह दी है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऋण जमा अनुपात क्या होता है। तो वास्तव में किसी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा राशि के सापेक्ष दिए गए ऋणों के प्रतिशत को दर्शाता है ये। ठीक है, मतलब कि अगर किसी बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट हुए, ठीक है दोस्तों, अब 100 रुपये के एवज में आप कितना लोन देते हो दोस्तों। मान लो 70 रुपये आपने लोन दे दिए, तो इसका मतलब है कि 70% आपका CDR हो गया, यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हो गया। ठीक है दोस्तों, दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं दोस्तों। तो आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है, जो रिपोर्ट है ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है उसके अनुसार बताया गया कि सितंबर 2021 से ऋण जमा अनुपात बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक है, और दिसंबर 2023 में यह बढ़कर 78.8 यानी कि 79%, लगभग 79% पर पहुंच गया था दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट बता रहा है दोस्तों कि 75% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले 75% से अधिक बैंक निजी क्षेत्र के बैंक हैं दोस्तों। इसमें बताया गया कि जो प्राइवेट बैंक हैं वो सबसे ज़्यादा ऋण दे रहे हैं दोस्तों। उनका जो CDR रेशियो है यानी कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह आखिरी पॉइंट जो बताता है इसका तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का, कि इसी तरह ऋण वृद्धि 19.2% रही, जबकि जमा वृद्धि 12.6% रही। यह 660 आधार अंकों का अंतर दर्शाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो 19.2% और यहाँ है 12.6%, कितना अंतर दर्शाया है दोस्तों बेसिस पॉइंट का, 660 का। यानी कि देखना यहाँ पे 90 और 1260 कितना आया 660, इतना अंतर दर्शाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम आगे। तो उच्च ऋण जमा अनुपात के मुख्य कारण क्या है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट बताया गया कि ऋण वितरण में उच्च वृद्धि, खुदरा ऋण में वृद्धि जारी है, जिसमें वाहन खरीदने के लिए लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल हैं। इसमें ज़्यादा वृद्धि हो रही है दोस्तों, है ना। दूसरा पॉइंट बताया गया कि व्यवसायों और MSME क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में वृद्धि जारी है। ठीक है, ये कारण भी बताया गया, दो कारण बताए गए। पहला क्या, खुदरा ऋण में वृद्धि जारी है। दूसरा, व्यवसायों और MSME क्षेत्र को भी ऋण में वृद्धि जारी है दोस्तों। अगला पॉइंट है बैंकों में नकद जमा में धीमी वृद्धि। ठीक है, बैंकों को ग्राहकों से नकद जमा आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त ग्राहक अब बचतकर्ता के बजाय निवेशक बन रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे धन को बैंकों में जमा करने में कम रुचि दिखा रहे हैं और वे इसे पूंजी बाजार में निवेश करने की प्राथमिकता दे रहे हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। जैसा कि सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ये ट्रेंड बढ़ गया है कि इस आजकल की कैपिटल मार्केट में या फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। सेविंग कम हो रही है, बैंकों में पैसा कम जा रहा है, जबकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है किसी कंपनी में या कहीं पे शेयर मार्केट में, है ना दोस्तों। तो इस बारे में बताया गया है। इस वजह से क्या हो रहा है कि बैंकों में जो जमा है, नकद जमा में धीमी वृद्धि हो रही है, वहाँ पे पैसा कम जा रहा है, इन्वेस्टमेंट में पैसा ज़्यादा जा रहा है, इसी वजह से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बताया गया बैंकों को निम्नलिखित का सामना करना पड़ सकता है। पहला, नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव बढ़ेगा। ठीक है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रतिभूतियों में निवेश, ऋण वितरण पर ब्याज प्राप्ति जैसी बैंकों की आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न की माप है दोस्तों। जो बैंकों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है दोस्तों, जितना पैसा आता है अर्न किया जाता है बैंकों द्वारा, उसे ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं दोस्तों, है ना। जैसे कि अगर आपने कोई बैंक अगर उसने लोन दिया किसी को, तो उससे कुछ प्रॉफिट तो आएगा ना, उससे इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, है ना। अगर वो इंटरेस्ट आता है दोस्तों, तो उसे ही उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब सारी जितने भी इंटरेस्ट है टोटल का, उसको नेट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है नकदी का संकट। पर्याप्त नकदी नहीं होने पर बैंक समय पर ग्राहकों को भुगतान करने के दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा हो, इस पॉइंट में हमने बताया है कि जो इस टाइम पे ट्रेंड क्या चल रहा है कि निवेशक ज़्यादा उभर के आ रहे हैं दोस्तों, और जो बैंक में जो से बचत करता थे वो कम हो रहे हैं दोस्तों, है ना। इस वजह से नकदी का संकट भी बढ़ रहा है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है ऋण जोखिम। उधार लेने वाले कुछ व्यक्ति या संस्था समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं कर सकते। इससे बैंकों का संकट बढ़ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट थे हमने देखे दोस्तों।
ठीक है, तो ये थे क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के बारे में, इसीलिए आरबीआई ने चिंता व्यक्त की है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम थोड़ा सा सीडीआर के बारे में समझते हैं, मतलब कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है दोस्तों, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर मान लो कोई भी बैंक है, अगर ये ए नाम की बैंक है, इसके पास डिपॉजिट में 100 रुपये आए। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर ये जो है 70 रुपये का लोन देती है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सीडीआर था दोस्तों वो कितना हो गया, 70%। ठीक है दोस्तों, अगर ये सीडीआर बढ़ता है 70 to 75 हो गया, मतलब सीडीआर बढ़ता है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका फ़ायदा हो, एक तो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी है दोस्तों। फ़ायदा ये है दोस्तों कि बैंक जो है अपने ऋण ज़्यादा दे सकता है, इससे उसको प्रॉफिट यानी कि इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो अपनी इकनॉमी है, भारत की इकॉनमी है या फिर किसी कंट्री की इकॉनमी है, वो ज़्यादा अच्छे से चल पाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर किसी भी इकॉनमी में अगर ऋण ज़्यादा मिलता है किसी कंपनी को, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है, प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तो जीडीपी इंक्रीज़ होगी, जीडीपी इंक्रीज़ होगी तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी, है ना दोस्तों। नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी तो जो पर्सनल इनकम है, जो नेशनल इनकम की बात, फिर जो पर्सनल इनकम आती वो भी, लोगों की जो इनकम होती वो भी इंक्रीज होगी, है ना। तो पूरी इकोनॉमी रिवाइव होती है दोस्तों, है ना। लेकिन कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। अगर सीडीआर ज़्यादा होता है दोस्तों, तो उसके निगेटिव इम्पैक्ट ये है दोस्त, लोन का डिफ़ॉल्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है दोस्तों, है ना। अगर आप कहीं पर लोन ज़्यादा दे रहे हो और वापस आ नहीं रहा है इंटरेस्ट, तो वो एनपीए में जाने की एक संभावना हो सकती है ना दोस्तों। तो ये संकट पैदा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए सीडीआर के, है ना दोस्तों। तो हमने सीडीआर के पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे दोस्तों, हमने सीडीआर के नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखे। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमने बताया कि इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी जो रिवाइव होगी दोस्तों, जीडीपी इंक्रीज़ होगा दोस्तों, है ना। और नेगेटिव इम्पैक्ट में देखा हमने क्या, बताइए आप दोस्तों, क्या देखा हमने। नेगेटिव इम्पैक्ट में हमने देखा कि जो इकोनॉमी है हमारी, उसका लोन, उस पर अगर किसी कंपनी को लोन दिया जाता है, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इकोनॉमी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि अगर वो लोन नहीं दे पाएगा, इसका मतलब फिर वो आगे लोन ले नहीं पाएगा, या फिर वो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। लिक्विडेशन में चली जाएगी तो कंपनी फ्लॉप, ठप हो जाएगी, तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना दोस्तों। तो ओवरऑल इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इस बारे में बात की दोस्तों। जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें बताया गया, यूनाइटेड किंगडम ने संसदीय चुनावों के बाद कियर स्टारमर नए प्रधानमंत्री बने। यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली प्रचलित है दोस्तों, ठीक है। इसे भारत ने भी अपनाया हुआ है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम में संसद में सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है, जबकि भारत में संसदीय संप्रभुता को संवैधानिक सर्वोच्चता के अधीन है दोस्तों, है ना। भारत और यूनाइटेड किंगडम में लोकतंत्र के पहलुओं की तुलना, ये टेबल में हम देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया गया कि भारत के बारे में बताया गया, यूनाइटेड किंगडम के बारे में तुलना करी गई है। हमारा पहला पॉइंट है, निम्न सदन में चुनाव के लिए मतदाता पात्रता, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, उच्च सदन के सदस्य भी मतदान करने के लिए पात्र हैं। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है दोस्तों, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के यूनाइटेड किंगडम के नागरिक प्लस राष्ट्रमंडल के पात्र नागरिक प्लस आयरलैंड गणराज्य के नागरिक। ठीक है दोस्तों, ये नागरिक तीनों के तीनों मतदान कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया गया, यूनाइटेड किंगडम के सदस्य चुनाव में उच्च सदन के सदस्य मतदान नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो हमने जैसे कि देखा अपने भारत में कि उच्च सदन के सदस्य भी मतदान कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं, 18 वर्ष से उनकी आयु ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी व्यक्ति जो इसकी 18 वर्ष से आयु ज़्यादा है और वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 या 1950 में डिस्क्वालीफाइड नहीं है, तो दोस्तों वो मतदान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जबकि यूनाइटेड किंगडम में उच्च सदन के व्यक्ति मतदान नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट बताता है दोस्तों मतदान की प्रक्रिया। तो भारत में मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम द्वारा किया जाता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। जबकि यूनाइटेड किंगडम में मतदान डाक मतपत्र द्वारा किया जा सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान संविधान में किया गया है दोस्तों। भारत में प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान संविधान में किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे किस आर्टिकल में प्रधानमंत्री का पद है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताया गया कि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा अर्थात निम्न सदन या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है, ठीक है दोस्तों। प्रधानमंत्री यानी कि सदन का किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट बताया कि यह गैर निर्वाचित संसद सदस्य 6 माह के लिए प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है दोस्तों। ये भी प्रावधान किया गया है दोस्तों कि 6 माह तक वो जो है संसद का सदस्य ना होने के बाद भी प्रधानमंत्री बन सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है दोस्तों। जबकि यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें दोस्तों तो प्रधानमंत्री का पद कन्वेंशन पर आधारित है, ठीक है। ध्यातव्य है कि यूनाइटेड किंगडम का कोई भी लिखित संविधान नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट है प्रधानमंत्री केवल निम्न सदन से हो सकता है, जबकि हमने भारत में बात करी कि वो किसी भी सदन का हो सकता है, चाहे वो निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सांसद अवश्य होना चाहिए या फिर सांसद बनने वाला होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट साम्राज्य द्वारा की जाती है, जबकि यहाँ पर अपने इंडिया में राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी भी होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो कि यहाँ पर नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट बताया गया निर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ। भारत में क्या होता है दोस्तों, तो दोनों सदनों के सदस्य संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है, दोनों सदनों के सदस्य राजशाही के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। और शपथ प्रोमिजरी ओथ्स एक्ट 1868 और ओथ्स एक्ट 1978 पर आधारित है, ठीक है। जबकि भारत में क्या होता है दोस्तों, संविधान की तीसरी अनुसूची में ये निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हमने अंतर देखे दोस्तों कि क्या क्या अंतर है दोस्तों। सबसे पहला ये है दोस्तों कि भारत में जो उच्च सदन है उसके जो सदस्य हैं वो भी प्रधानमंत्री के लिए या लोकसभा के लिए मतदान कर सकते हैं, निम्न सदन के लिए मतदान कर सकते हैं। जबकि यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है दोस्तों, वहाँ पर उच्च सदन के लोग मतदान नहीं कर सकते हैं निम्न सदन के लिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है मतदान की प्रक्रिया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के द्वारा किया जाता है वोट, ठीक है। जबकि यहाँ पर डाक मतपत्र द्वारा किया जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद संविधान में लिखा गया है या प्रावधान है संविधान में इसका, ठीक है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है दोस्तों। जबकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद कन्वेंशन पर आधारित है, यहाँ पर संविधान का कोई लिखित संविधान नहीं है, इसलिए संविधान में कुछ लिखा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आखिरी जो पॉइंट है उसमें बताया है कि संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं दोस्तों। जबकि भारत में क्या होता है दोस्तों, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं दोनों सदनों के सदस्य, जबकि यूनाइटेड किंगडम में राजशाही के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो शपथ है या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, जो क्या क्या शपथ लेनी, कैसे शपथ लेनी, इन सब के बारे में संविधान की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है दोस्तों। जबकि यूनाइटेड किंगडम में संविधान में नहीं बल्कि प्रोमिजरी ओथ्स एक्ट 1868 और ओथ्स एक्ट 1978 पर आधारित है, ठीक है। जबकि भारत में क्या है दोस्तों कि जो संसद है वो अगर कोई कानून बनाती है और अगर वो किसी फंडामेंटल राइट या किसी चीज़ को वॉयलेट करती है, संविधान को वॉयलेट करती है, तो न्यायपालिका उसे नल एंड वॉइड कर सकती है, जहाँ तक कि वह संविधान को सरपास करती है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ये मतलब है दोस्तों कि संवैधानिक सर्वोच्चता यहाँ पर स्थापित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो भारत में संसदीय सर्वोच्चता की बजाय संवैधानिक सर्वोच्चता लागू होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है दोस्तों।